बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास में हमने ये आपके सामने क्या केस पढ़ा था कि अगर किसी पेमेंट में आपको विदहोल्डिंग एजेंट माना जाए और आप उस पेमेंट पर टैक्स विदहोल्ड ना करें तो डिफॉल्ट करने पर आपका वो एक्सपेंस या वो एक्सपेंडिचर आपको अलाउ ना किया जाए। ठीक है जी। फिर हमें ये भी सोचना था कि क्या जिस केस में हमने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया क्या हम वहां पर विदहोल्डिंग एजेंट है भी या नहीं, और अगर विदहोल्डिंग एजेंट है तो क्या उस पार्टिकुलर केस में हमारा विदहोल्डिंग करना बनता भी है या नहीं। मतलब जिसका हम पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट लिमिट से एक्सीड नहीं करती तो जाहिर सी बात है उस पर टैक्स विदहोल्ड नहीं होना चाहिए। ये तमाम बातें हमने कंसीडर की थी। उसके बाद टैक्स पेएबल बाय एनी अदर पर्सन बॉर्न बाय द टैक्स पेयर। हाँ, अब ये बड़ा मसला यहाँ पर आता है कि अगर आप किसी और का टैक्स, किसी और की ऑब्लिगेशन आप खुद पे कर देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप उसको एक्सपेंस देखें? आपका अपना टैक्स तो आपका एक्सपेंस नहीं है, पता है ना, पहला पॉइंट पढ़कर। आपका अपना टैक्स जो आपकी खुद की इनकम पर, लेकिन क्या आपके एम्प्लॉय का टैक्स जो आप अपनी जेब से बेयर कर रहे हैं वो आपका एक्सपेंस है? हाँ, वो एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि वो उसकी सैलरी इनकम है। तो अगर वो ग्रॉस अप होकर उसकी सैलरी इनकम है तो जो टैक्स हमने बॉन्ड किया है वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। क्योंकि हम उसको अपना टैक्स थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो हम अपने, हाँ, वहां पर तो हम क्या कर रहे हैं? अपने एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशंस को पे कर रहे हैं। तो लिहाजा वो ऑब्लिगेशन की सैलरी इनकम बनी, हमारे लिए क्या बन गया? सैलरी एक्सपेंस बन गया। तो एक वाहिद केस है जहां पर हम किसी और का टैक्स लीगली पे कर सकते हैं और उसको अपना एक्सपेंस भी मान सकते हैं। इसके अलावा किसी और केस में किसी और का टैक्स लीगली पे करना बनता नहीं है, जिसका टैक्स है वो खुद ही पे करे। ठीक है जी। अब वो पे कर दे तो फिर क्या होगा, ये अलग मसला है। तो लिखा हुआ क्या आ रहा है? एन एम्प्लॉयर, एक एक लफ्ज गौर से पढ़ना। एन एम्प्लॉयर, सैलरी देने वाला, इज अलाउड to pay the tax payable by an employee in addition to normal salary, and in this case the said tax payment shall be considered as, कि जो टैक्स पे किया है आपने अपनी जेब से विदाउट डिडक्शन वो एम्प्लॉय की क्या बन जाएगा? सैलरी इनकम, जो कि टैक्स ऑन टैक्स का ट्रीटमेंट है। और हम कहां पढ़ चुके हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर नंबर 5। सैलरी एक्सपेंस इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड इज अलाउबल टैक्स एक्सपेंस एंड, ठीक है जी। और वो सैलरी एक्सपेंस बनेगा किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए। तो इसका मतलब एम्प्लॉयर जो एक्सपेंस क्लेम करेगा बतौर सैलरी एक्सपेंस, उसमें टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट भी क्या होगा? शामिल होगा। तो क्यों शामिल होगा? एनी ऑब्लिगेशन, ये हम कहां से रूल ड्राइव कर रहे हैं कि ये सैलरी है, क्योंकि सैलरी खुद कह रहा है, सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर खुद कह रहा है any obligation of an employee paid by the employer is an employment perquisite। जो एम्प्लॉयमेंट परक्विजिट है वो उसके लिए सैलरी है, तो ऑब्वियसली पे करने वाले के लिए सैलरी एक्सपेंस होना चाहिए, जिस तरह बाकी दीगर परक्विजिट भी सैलरी एक्सपेंस। अब उसके बाद बारी आती है केसेस अदर देन सैलरी। केसेस सैलरी के अलावा, केसेस अदर देन सैलरी। तो इन अदर केसेस tax payable by any other person is not legally allowed to be paid by the taxpayer। सैलरी के अलावा टैक्स पे करने का आपके दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। मतलब क्यों? क्योंकि आप वहां पर तो टैक्स बतौर एम्प्लॉयमेंट परक्विजिट की हैसियत से पे कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो दीगर केसेस है वहां पर आपको पे करना बनता नहीं। लेकिन अगर आप पे कर दें तो फिर क्या होगा? In other cases, tax payable by any other person is not legally allowed to be paid by the taxpayer. And it is a considered opinion that if a taxpayer pays tax liability of any other person, then the said tax payment would not be allowed as tax expense। क्या मतलब? समझिएगा जरा बात। आपने आपकी कंपनी की तरफ से एक कार निकल आई, कार की मालियत है 20 लाख रुपए। तो जो इनाम में निकली हुई कार है वो आपके लिए क्या है?
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और वो FTR है। याद है या भूल चुके? चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इन कुरानदाजी में निकलने वाला इनाम, प्राइस बॉन्ड, ये सब कुछ पढ़ा था वहां पर। तो आपकी कंपनी की तरफ से क्या निकला? एक कार निकला है, ठीक है। वो कार आप रिसीव करने वाले के लिए क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कंपनी, अब कंपनी की क्या जिम्मेदारी है कि वो कार जो है वो इन काइंड आइटम है। जब भी आप कोई इन काइंड आइटम देते हैं सेल्स प्रमोशन स्कीम के तहत किसी भी अपने कस्टमर को, तो फिर वो इन काइंड आइटम जो होगा उसके लिए क्या रूल है कि आप अपने कस्टमर से पहले टैक्स कलेक्ट करेंगे और फिर उसको FBR को जमा करवाएंगे। कितना टैक्स कलेक्ट करेंगे? 20%। याद होगा, 20 लाख का 20%, 4 लाख। तो इसका मतलब वो पहले 4 लाख रुपए आपको जमा करवाएगा, ठीक है। फिर आप उसको गाड़ी दे देंगे। ऐसा है या नहीं? अगर वो कहता है नहीं मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए, तो फिर कैश आप उसको कितना देंगे? 16 लाख रुपए, क्योंकि 20 लाख गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू, 16 लाख रुपए आपको कैश पे कर देंगे। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आती हैं? ओके। तो अब मसला यह है कि अगर कंपनी ऐसा करे कि वो गाड़ी बगैर टैक्स कलेक्ट किए एज इट इज दे दे, तो कंपनी की जेब से क्या गया? 20 लाख की गाड़ी और अलग से 4 लाख रुपए का टैक्स। तो कंपनी की जेब पे बर्डन कितना बना? 24 लाख का। क्लियर यहाँ तक बात? है तो अब इसके अंदर जो 4 लाख रुपए आपने इजाफी पे कर दिए हैं, वो शख्स जिसके लिए आपने ऐसा किया है, क्या वो आपका एम्प्लॉय था? तो आप एम्प्लॉय, क्योंकि आपके दरमियान कोई पहले से कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं था, लिहाजा आप उसका टैक्स पे करने के लिए बाउंड नहीं है, लीगली आपको अलाउ भी नहीं है ऐसा करना। तो जो 4 लाख रुपए आपने इजाफी अपनी जेब से पे कर दिए हैं, इसको आप अपना टैक्स एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो 20 लाख की गाड़ी आपने इनाम के तौर पे दी है, वो आपके बिजनेस का डेप्रिशिएबल एसेट है। क्या मतलब सर? क्योंकि आपने बिजनेस के लिए खरीदा था, बेचने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, एक तरह से यूज करने के लिए, तो बिजनेस का एक तरह से क्या है? तो अब इसके दो ट्रीटमेंट होंगे। रेसिपिएंट के लिए क्या बनेगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर? और जो पेमेंट करने वाला है उसकी जेब से एक तरह से, जब उसने एसेट खरीदा तो उसने एसेट की कॉस्ट को एसेट माना, फिर जब वो उसको क्या करेगा? डिस्पोज ऑफ करेगा, तो वो उसके लिए डेप्रिशिएबल एसेट का क्या है? डिस्पोजल। समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, वो गाड़ी खरीदना बिजनेस की क्या है? प्रमोशन एक्टिविटी। एक तरह से वो इनाम देकर अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। तो वो उनके बिजनेस का एक्सपेंस है, यानी वो ऐसा एक्सपेंस के लिए कर रहे हैं कि वो गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं उनको या दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो इस केस में इनकम फ्रॉम बिजनेस के बीच में आ जाएगा। वो कहता है ठीक है, ये एसेट आपने एक्वायर किया, आगे ट्रांसफर कर दिया, इस ट्रांसफर को हम क्या मानेंगे? डिस्पोजल मानेंगे। और डिस्पोजल किससे मानेंगे? फेयर, उससे लेस करवाएंगे आप टैक्स, WD गेन या लॉस आएगा। अब हो सकता है आपने अकाउंटिंग में पूरी गाड़ी की कॉस्ट को गिफ्ट मानकर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का क्या बना दिया? पार्ट बना दिया। तो वो एक्सपेंस आपने एड बैक करवाना है, गाड़ी की टैक्स डेप्शन क्या करनी है? क्लेम करनी है। अच्छा, उसके बाद उस पर जो भी टैक्स गेन या डिस्पोजल आया वो आपने ऐड या लेस कर। ठीक याद रहेगा? तो लिखा हुआ क्या है? ए लिमिटेड ट्रांसफर्स एन एसेट टू मिस्टर जेड ऑन अकाउंट ऑफ, पढ़ ले, ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। किसके लिए? मिस्टर जेड के लिए। जिसने रिसीव किया उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ना। एंड 20% टैक्स जो कि रिकवर किससे होना था? जेड से। नहीं किया, एज इट इज छोड़ दिया। 20% टैक्स इज पेड बाय ए लिमिटेड which is required to be collected from Mr. Z
In this case, 20% tax payment would not be allowable tax expense for A Limited. लेकिन अब A Limited के लिए कुछ मसाइल क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे. However, the following issues would emerge for A Limited. Number one, transfer of asset would be treated as disposal of asset. Tax gain or loss would be worked out at fair market value at the time of transfer of asset minus cost and other admissible deduction, if any, under the head business or capital gain as the case may. वो एसेट अगर आपके लिए डेप्रिशिएबल एसेट है तो फिर वो ट्रांसफर करना. अब देखिए आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, कैपिटल एसेट बोल दिया, कार तो कैपिटल एसेट नहीं है. लेकिन जरूरी थोड़ी है, हमने एग्जाम्पल कार की पढ़ी है, कहीं वो प्लॉट देते हैं स्कीम में, कहीं वो घर देते हैं, कहीं वो उम्रे का टिकट देते हैं, मतलब डिफरेंट केसेस हो जाता है ना. तो जहां उसने कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट दिया है तो प्रॉपर्टी या तो डेप्रिशिएबल एसेट कहलाएगी, बिजनेस यूज में होगी तो डेप्रिशिएबल एसेट कहलाएगी, बिजनेस यूज में नहीं होगी तो कैपिटल एसेट कहलाएगी. समझ पा रहे हैं बात? लैंड कैपिटल एसेट कहलाएगा. तो मतलब जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो उसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि ये ट्रांसफर होने वाला एसेट है ये उस कंपनी के लिए क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट है या कैपिटल एसेट. तो ये ट्रांसफर डिस्पोजल माना जाएगा, या तो इस पर इनकम फ्रॉम बिजनेस का टैक्स गेन या लॉस निकलेगा या फिर कैपिटल गेन निकलेगा. ठीक है जी. तो अब इसके एक हम सिनेरियो उठा लेते हैं. ठीक है, कंपनी ने कार परचेज की फॉर एग्जांपल 20 लाख, और ये कार कंपनी ने इनाम में देने के लिए खरीद ली टैक्स ईयर 2022, और टैक्स ईयर 2022 में ही कंपनी ने इसको इनाम के तौर पर आगे दे भी दिया. तो अब ये कार क्योंकि टैक्स ईयर 2022 में परचेज हुई है और बिजनेस पर्पस के लिए परचेज हुई है, तो लिहाजा इस पर आप 7.5% से डेप्शन का करेंगे, क्लेम करेंगे. तो 20 लाख चूंकि इनिशियल अलाउंस तो नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है. तो आप क्या करेंगे, 20 लाख का निकालें. देखिए मैं आपको रिसीव करने वाले की नहीं सिखा रहा, क्योंकि वो तो हम बहुत पहले सीख चुके. कहां पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. मैं यहाँ पर ट्रांसफर करने वाले का सिखा रहा हूँ डिस्पोजल. ठीक है जी. तो क्या आंसर आया भाई, 1.5 लाख रुपए. सही, 1.5 लाख रुपए आपकी क्या क्लेम हो गई, टैक्स डेडक्शन. व्हाट इज टैक्स डब्ल्यूडीवी नाउ, 18,50,000. अचानक से मार्केट के अंदर गाड़ियों की वैल्यू बढ़ जाती है, डॉलर बढ़ जाता है, कीमतें बढ़ जाती है, ये गाड़ी 25 लाख की जाती है. तो आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो आपका डिस्पोजल किस वैल्यू पर, फेयर मार्केट 25 लाख माइनस दिस आंसर. अच्छा, इसमें हमें गाड़ी की रिस्ट्रिक्ट कॉस्ट का भी ख्याल रखना पड़ेगा. और रिस्ट्रिक्ट कॉस्ट कितनी है, 2.5, लेकिन अभी तो हमने कॉस्ट 20 लाख अज्यूम की. अच्छा, कितना गेन हुआ, ये गेन आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्या बनेगा, पार्ट. तो 2 काम हो गए. अब सवाल है, इसमें 3 बातें आ सकती है. कंपनी ने अकाउंटिंग में 20 लाख का क्या किया. अगर कंपनी ने अकाउंटिंग में पूरे 20 लाख को चार्ज कर दिया बतौर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो आपको सबसे पहले 20 लाख रुपए ऐड करवाने. नंबर 2, फिर आपने जो टैक्स डेडक्शन कैलकुलेट की है वो लेस करवानी है. नंबर 3, टैक्स गेन जो आया है उसको ऐड करवाते हैं. ये हो गया ट्रीटमेंट इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए. हाँ, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है और वो एफटीआर है, वो फुल एंड फाइनल टैक्स है उसकी. भाई सबको बात क्लियर है यहाँ तक. अच्छा, उसके बाद टैक्स डिडक्शन फ्रॉम इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेजिडेंट पर्सन. मिसाल के तौर पे आईएमएफ. आईएमएफ क्या है, रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट. आईएमएफ क्या है, पहले तय करना. आईएमएफ क्या है, क्या आईएमएफ इंडिविजुअल है, क्या आईएमएफ एओपी है, क्या आईएमएफ कंपनी.
IMF को कहाँ फॉल करवाएंगे? कंपनी की डेफिनेशन, ठीक है जी। तो IMF अगर कंपनी है तो IMF का पाकिस्तान में रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे तय होगा? क्या IMF पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुआ? नहीं, पाकिस्तान से बाहर होगा। तो मैनेजमेंट कंट्रोल कहाँ पर है? पाकिस्तान से बाहर। तो IMF कभी भी पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट नहीं हो सकता। कोई और इदारा भी ऐसा काउंट कर सकते हैं। तो क्या हम IMF को अपने लोन्स पर इंटरेस्ट पे करते? तो वो इंटरेस्ट IMF की क्या हो गई? पाकिस्तान सोर्स इनकम। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरी एग्जांपल दे, आपने यूके में आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस की ब्रांच की वजह से आपने यूके के एक बैंक से क्या कर लिया है? लोन ले लिया। और वो लोन आपने कहाँ रिसीव किया है? पाकिस्तान। और वो बैंक, उसकी पाकिस्तान में कोई ब्रांच नहीं है। तो इट मींस वो बैंक पाकिस्तान में क्या होना चाहिए? आमतौर पर नॉन रेजिडेंट पर्सन। और उसकी पाकिस्तान में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मतलब ना कोई पाकिस्तान में ऑफिस है, ना कोई पाकिस्तान में उसकी कोई ब्रांच है, कुछ भी नहीं। तो ये भी हमारा इंटरेस्ट जो जा रहा है हमारी जेब से, किसको जा रहा है? एक नॉन रेजिडेंट पर्सन। तीसरा केस, आपने यूके के अंदर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लोन लिया। मैं पिछले वाले बैंक का भी नाम लेता हूँ, बार्कले बैंक। आपने यूके में बार्कले बैंक से क्या किया? लोन लिया। बार्कले बैंक एक जमाने में पाकिस्तान आ रहा था, नहीं आया, ठीक है, लेकिन मान लें बार्कले बैंक की पाकिस्तान में कोई ब्रांच नहीं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन यूके में आपने किससे लोन लिया? स्टैंडर्ड चार्टर्ड से। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की पाकिस्तान में ब्रांचेस हैं, पता होगा मेरे ख्याल से आपको। 3 केस हो गए, एक IMF वाली एग्जांपल दी, एक बार्कले बैंक की, और तीसरी। तो उस लोन पे आपने क्या पे करना है? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? पाकिस्तान से बाहर। किसको? ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए क्या है? नॉन रेजिडेंट। ठीक। प्रॉफिट ऑन डेट शेल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम। किसी भी नॉन रेजिडेंट की प्रॉफिट ऑन डेट, यानी अगर उसने कर्जा कि कहाँ दिया है? पाकिस्तान को, या पाकिस्तान में किसी शख्स को, तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो प्रॉफिट ऑन डेट है। और वो उस शख्स की जिसने कर्जा दिया है उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगा। तो प्रॉफिट ऑन डेट शेल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम इफ द डेट इज यूज्ड फॉर बिजनेस इन पाकिस्तान। मैंने क्या बोला? आपकी ब्रांच थी कहां पर? यूके में। कर्जा आपने उस ब्रांच की बुनियाद पे ले लिया, लेकिन उस कर्जे को कहाँ इस्तेमाल किया? पाकिस्तान के बिजनेस में। तो अब वो प्रॉफिट ऑन डेट पाकिस्तान, मतलब वो प्रॉफिट ऑन डेट जो उस लोन पे लगेगा वो उस बैंक की क्या कहलाया? पाकिस्तान सोर्स। तो आमतौर पर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन को अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स पे करना पड़ सकता है। अब ये कितनी अजीब बात है, आपने उससे लोन लेकर पाकिस्तान में इस्तेमाल भी कर लिया, उसको खबर लगी ये मेरी पाकिस्तान सोर्स इनकम। सोचा ना? ठीक है ना? तो देयरफॉर इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल इन पाकिस्तान। उसको पता लगा, लो भाई अब टैक्स भी देना पड़ेगा, मैं तो मतलब गलती कर दी ना, मैंने इसको लोन दिया। irrespective of the fact that such non-resident person has a permanent establishment in Pakistan or not, चाहे उस बैंक की पाकिस्तान में कोई ब्रांच हो या ना। ठीक। अब वो कहता है however सेकंड शेड्यूल है क्या एग्जेम्पशंस? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जब भी तस्करा हो किस चीज का? सेकंड शेड्यूल का। यहाँ पर आपको अलाउंसेस मिलेंगे, यहाँ आपको टैक्स एग्जेम्पशंस मिलेंगे, ठीक है। तो however second schedule provides exemptions in specified cases. Likewise, interest income may be exempt under any tax treaty or taxable at lower rate. हाँ, अगर आप किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस पर टैक्स विदहोल्ड करने से पहले देख लें कि क्या वो सेकंड शेड्यूल में एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है तो छोड़ दें, अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो देख लें उस मुल्क के साथ हमारी कोई टैक्स ट्रीटी है, तब भी छोड़ दें।
और अगर टैक्स ट्रीटी नहीं है तो तीसरा केस देखने कि क्या वो कोई लोअर रेट वाला केस बनता है कि जिस पर प्रॉफिट ऑन डेट का 15% टैक्स नहीं लगेगा बल्कि कम लगेगा, तो एक स्पेशल केस बन जाएगा। वैसे नहीं, खाली आपको समझाने की हद तक है। तो मतलब अगर वो इन तीनों केस में फॉल नहीं करता तो फिर उस नॉन रेजिडेंट पर्सन को अपने प्रॉफिट ऑन डेट पर पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा। पाकिस्तानी बैंक बाहर के बंदे को लोन देगा तो वो फॉरेन सोर्स इनकम होगी, जी बिल्कुल। उसके बाद it means that any person making payment on account of interest to a non-resident person shall deduct tax unless any specific exemption is available। मतलब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्ट पे करने वाले केस में कौन है, विद होल्डिंग एजेंट, और अगर आप टैक्स विद होल्ड ना करें तो वो इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ, तो प्रॉफिट ऑन डेट पर किसने टैक्स विद होल्ड करना होता है? आमतौर पे कंपनीज में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट में। आमतौर पर इंडिविजुअल और एओपीज को विद होल्ड नहीं करना होता। लेकिन फिर वही बात, एओपी और इंडिविजुअल को इस केस में लाया जाता है उनके टर्नओवर की बुनियाद पर, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा, 100 मिलियन या उससे अबव। Almost similar concept is applicable for payment to non-resident on account of fee for technical services, fee for offshore digital services and royalty with reference to business in Pakistan। अब देखते हैं अक्सर और बेशतर आपकी जो पाकिस्तानी जो टेलीविजन जो क्या कहते हैं कमर्शियल्स बनते हैं, वो ज्यादातर जो है उसमें इक्विपमेंट्स या उनकी बहुत सारी चीजें पाकिस्तान से बाहर मैनेज की जा रही है। मीडिया हाउसेस की बहुत सारी चीजें पाकिस्तान से बाहर मैनेज हो रही है। तो आप या तो बहुत सारी सर्विसेज आप बाहर के फ्रीलांसर से ले रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है सारी पेमेंट्स जा रही होती है किस कहाँ, उन नॉन रेजिडेंट पर्सन। तो फिर वो पेमेंट जो आप यहाँ से उनको भेजेंगे वो उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है और सब्जेक्ट टू टैक्स। हाँ, अगर उनको वो एग्जेम्पशन मिल जाए तो एग्जाम, अदरवाइज नहीं। ये पॉइंट नंबर 5 जो है वो सब्जेक्ट टू सेल टैक्स है। अभी आपको थर्ड शेड्यूल का इल्म नहीं है, थर्ड शेड्यूल का इल्म होगा तो आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद जी आपको पता है थर्ड शेड्यूल क्या है? पता है? जिन जिन प्रोडक्ट्स की रिटेल प्राइस पर हम क्या करते हैं, सेल्स, आमतौर पर हम रिटेल प्राइस से टैक्स चार्ज नहीं करते। तो थर्ड शेड्यूल आइटम्स के ऊपर हम क्या करते हैं, रिटेल प्राइस पे सेल टैक्स चार्ज करते हैं। ये थर्ड शेड्यूल वाला पॉइंट में क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ फिलहाल। हाँ, मैं आ गया कहाँ पर, नंबर 6, इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बेटा सवाल है, क्या बिजनेस में इंटरटेनमेंट होती है? सवाल, आप क्या चला रहे हैं, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस। और इन सोच अपने आप को बताएं, आप दिमाग चलाएं। और इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस। तो क्या बिजनेस के एक्सपेंसेस में इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर शामिल होता है? सवाल है, आपके नजदीक इंटरटेनमेंट क्या है? सवाल, ये भी बड़ा सवाल है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? भाई एक नॉर्मल कस्टम्स और प्रैक्टिस है कि अगर आप कस्टमर्स आपके आते हैं, आप उनको चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं वगैरह वगैरह, यही तो इंटरटेनमेंट है और क्या। तो चाय, बिस्किट, लंच, डिनर, ठीक है जी, एनुअल फंक्शन, ठीक है जी, ईद की पार्टी,
तो इस तरह के इवेंट्स आप देखते हैं, और पिकनिक इदारों में हो रही होती है, कॉर्पोरेट लेवल की पिकनिक नहीं, वो आप इधर का ना सोचें, आप कॉर्पोरेशन सोचें, कॉर्पोरेशन में सारे खर्चे इदारा भर रहा होता है, तो वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। तो ये तमाम चीजें जो है वो किस में आती है, एंटरटेनमेंट के हेड में आती है। एक दफा आप क्या करें, इसको ठीक है जी, यहां तक पढ़ लें इस पॉइंट तक ऊपर से, फिर मैं इसको आपसे डिस्कस करता हूँ। एक दफा आप पढ़ लें, देखें आपको क्या समझ में आता है, फिर आपको समझाते हैं। पाकिस्तान से कोई बाहर कोई काम हो जो बिजनेस रिलेटेड हो, फॉरेनर्स के लिए रिफ्रेशमेंट या कोई इंटरव्यू वाला काम, जी बिल्कुल ये भी है, पढ़ते हैं थोड़ा। चलिए सेक्शन 21D हमें क्या कह रहा है, देखिएगा कवर जो आपको सुनना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे पहली लाइन, entertainment expenditure in excess of the prescribed limit is not allowable deduction। अगर आपका इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर लिमिट से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो फिर वो आपको बतौर एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। और सबसे हैरतअंगेज बात है, कोई लिमिट डिफाइन ही नहीं, कोई मॉनेटरी लिमिट डिफाइन नहीं कि भाई हम आपको 20 लाख तक इंटरनेट एक्सपेंस अलाउ करेंगे, 30 लाख तक करेंगे, देयर इज नो मॉनेटरी लिमिट। तो फिर वो लिमिट क्या है, वही समझना है आपको। तो वो लिमिट इस इन पॉइंट्स में बताई गई है। अगर आपका इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन पॉइंट्स में फॉल करता है, अलाउड, इन पॉइंट से बाहर नॉट अलाउड, इस तरह समझिए। The types of entertainment expenditure that are allowable tax expense are mentioned in Rule 10 of Income Tax Rules, a summary of which is as under। ठीक है जी, इसको मार्क कर ले, ये आपसे थ्योरेटिकली इस बार एग्जामिनर पूछ रहा है पेपर। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है, A reduction for entertainment expenditure shall be limited to, देखिए लफ्ज क्या है, लिमिटेड। अगर पेपर पूछे बताइए व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, तो आपका जवाब ये होगा, और ये 5 पॉइंट्स के नीचे आ जाएगा कि इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की जो डिडक्शन होगी वो लिमिटेड होगी। किस हद तक, लिमिटेड टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पर्सन व्हिच इज, देखिए एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान, खर्चा कहाँ हुआ, यानी आप किसी बिजनेस ट्रिप पर मुल्क से बाहर गए, वहां खाया पिया घूमा फिरा, वो सब आपका क्या हो गया, इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। वहां तो खाना पीना चल रहा है, मीटिंग्स चल रही है क्लाइंट्स के साथ। एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान ऑन इंटरटेनमेंट इन कनेक्शन विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हाँ, ये नहीं कि आप अपने किसी प्राइवेट ट्रिप पर बाहर गए,
आप बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए और वहां पर जो भी आपने मीटिंग्स की हैं उसके जो खाने पीने के बिल्स हैं वो सब कुछ जो है वो आपके बिजनेस के इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होगा, काउंट होगा। प्राइवेट एक्टिविटी नहीं होगी इसके लिए। अच्छा जी, बी पॉइंट क्या कहता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। पहले आप बाहर गए थे, अब वो यहाँ आए, नहीं, पहले आपको बाहर भिजवाया, फिर उनको यहाँ बुलवाया, ठीक है। तो वो यहाँ आए तो आपने उनकी खिदमत की, कौन है वो, आपके कस्टमर्स, क्लाइंट्स, ठीक है। तो जो एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है वो आपका एक्सपेंस है। लेकिन इन दोनों बातों में बड़ा एक कमाल नुक्ता निकलता है, वो क्या है, जब हम बाहर जा रहे हैं तब भी हमारी जेब से पैसा खर्च हो रहा है, जब वो यहाँ आ रहे हैं तब भी हमारी जेब से पैसा खर्च हो रहा है। हम कितने मेहमान नवाज, ठीक है जी। तो मतलब वहां वो, मतलब हम वहां जाए तब हमारा खर्चा, वो यहाँ है तब भी हमारा ही खर्चा, खर्चा हमारा ही हो रहा है। टिकट का पैसा लगेगा बाहर जाके, बिल्कुल लगेगा भाई। अच्छा, यहाँ तक सब समझ में आई बात कि बाहर से आप बिजनेस मीटिंग अटेंड करने बाहर गए, उसके एक्सपेंडिचर्स, वो बिजनेस मीटिंग अटेंड करने यहाँ आए, उसका एक्सपेंडिचर, अगर आप ये दोनों एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस की जेब से हो रहे हैं तो ये आपका अलाउबल एक्सपेंस। सी पॉइंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। आपके कस्टमर्स मिलने आते हैं, क्लाइंट्स मिलने आते हैं, तो आप उनको चाय, बिस्किट, लंच, इस तरह क्या करते हैं, जो भी खर्च करते हैं उनके ऊपर वो आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट एट अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर की मीटिंग होती है एजीएम, जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है, वोट डलता है। डायरेक्टर की होती है क्या, इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्ट होता है वहां पर, लेकिन जहां वोट डलता है वहां खाना पीना जरूर होता है, ये वोट का उसूल है। तो एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स को कंपनी की तरफ से क्या होती है, दावत होती है किसी अच्छे से होटल, ठीक है जी। तो शेयर होल्डर तो कोई भी बन सकता है, उसके लिए मतलब आपको एक वैलिड एनआईसी चाहिए होता है, किसी भी मतलब किसी आपको, आप किसी भी कंपनी की शेयर खरीदने आप होल्डर बन जाएंगे, तो आपको भी मौका मिल जाएगा किसी बड़े से 5 स्टार होटल में, 4 स्टार होटल में दावत उड़ाने, कंपनी की तरफ से, कंपनी आपकी, ठीक है जी। तो एनुअल जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स के ऊपर दावत की जा रही है, जो पैसा खर्च हो रहा है, वो सारा एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग होती है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा हो, उसको क्या कहते हैं, इनाम देते हैं, दावतें उनकी होती हैं। आप देखते हैं अक्सर फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स की दावतें कर रही होती है, देखा नहीं आप, अगर देखा हो, आपने देखा हो, अक्सर घर में है कोई डॉक्टर क्या, अच्छा आरिफ क्या बोलो, पता है आपको, ठीक, रिकॉर्ड में आ रहा है, ऐसे नहीं करो। अच्छा जी, तो अक्सर फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या कर रही है, डॉक्टर्स की दावतें कर रही होती है, ठीक है। अब वो डॉक्टर की दावत दे करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, ऐसे ही फ्री की दावत, या फिर वो उनके बिजनेस को प्रमोट करेंगे, उनकी वाली दवाइयां लिख कर देंगे, ठीक है जी, यह है। फिर डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, उसमें डायरेक्टर आते हैं, खाते हैं पीते हैं, एजेंडा कम होता है, खाना पीना ज्यादा होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज की मीटिंग बुला ली, उसमें एम्प्लॉयज को चाय पिला दी। तो ये तमाम चीजें जो फॉलो करती हैं, ये सारी की सारी जो है वो ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर फॉलो करती है। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट एट द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस। ये आप देखते हैं ना, ब्रांच ओपन होती है, शुरू होते हैं तलावत से, खत्म पता नहीं कहाँ करते हैं, देखा नहीं आपने, रेड, पहले वो आप देखते हैं, पहले तलावत होगी, फिर नाते चलेंगी, उसके बाद जब रेड रिबन कटेगा, उसके बाद से तो हालात तब बिल्कुल तब्दील हो चुके होंगे। तो ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनीज चल रही होती है, कहाँ पर,
तो वन रोड पे ब्रांच खुले, कुछ भी खुले, पर उस दिन वो जो फ्री में लोगों को प्रोडक्ट खिलाई जा रही होती है, बांटी जा रही होती है, वो सब कुछ, वो सारा सब कुछ जो है वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अलाउ है आपको। तो फिर सवाल क्या है सर, फिर क्या इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है जब सब कुछ तो इसमें आ गया? एम्प्लॉयज को खिलाए पिलाए एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, कस्टमर्स को खिलाए पिलाए एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, डायरेक्टर्स खाए, शेयर होल्डर्स खाए। सवाल क्या है? तो उसके जवाब इस लाइन में लिखा, अ पर्सन shall be allowed a deduction only for expenditure incurred on the entertainment of person related directly to the person business। ताल्लुक उस चीज का आपके बिजनेस से, वो आपका कस्टमर है, क्लाइंट है, एम्प्लॉय है, डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, किसी भी तरीके से क्या बन रहा है उसका बिजनेस से लिंक बन रहा है। अगर आपने उसको उस कैपेसिटी में खिलाया पिलाया तो फिर, अब मसला ये है कि देखिए, अगर आप एक कंपनी में बैठे हैं, उधर एक कैंटीन है या उधर जो भी चाय बनाने का सिस्टम है जो भी है, तो अगर भाई ये आते हैं साहब मिलने के लिए, तो ये तो हो गए हमारे कस्टमर, ये हैं हमारे दोस्त मिलने के लिए आ गए, तो चाय इनके लिए भी आ रही है, चाय इनके लिए भी आ रही है, इनके लिए चाय आई है, वो जाहिर सी बात है बिजनेस का एक्सपेंस, लेकिन ये तो अपनी किसी जाती मुलाकात के लिए आ गए, यहाँ से गुजरा तो तुमसे मिलने के लिए आ गया, ऐसे ना ये करके, ठीक है, तो ऐसे करके वो आ गए यहाँ पर। तो अब जो इनके लिए चाय आई है वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं। अब प्रॉब्लम सारा क्या है, इतनी एक्यूरेट अकाउंटिंग कोई नहीं करता, ये वाली चाय एक्सपेंस और ये वाली चाय एक्सपेंस नहीं। तो हम इसका जवाब इस तरह दे सकते हैं कि भाई हमारे जो भी इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस होंगे उसका कुछ पोर्शन बिजनेस से बिलोंग नहीं करेगा, तो वो पोर्शन हमें क्या होना चाहिए, डिसअलाउ होना चाहिए। और एग्जामिनर हमें उस पोर्शन के बारे में क्या बोलेगा कि भाई आपके इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर का 10%, 20% हिस्सा बिजनेस से रिलेट नहीं करता, आपको करना क्या, उसको ऐड बैक करवा दें, ठीक है। प्रैक्टिकली हम ऐड बैक नहीं करवाते, प्रैक्टिकली हम उसको क्लेम करेंगे, ठीक है, वो रिवर्स करवाना किसी और का काम। लेकिन एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, अगर हमें इंटरटेनमेंट एक्सपेंस दे दिया जाए और कुछ ना बोला जाए, हम पूरा क्लेम कर लेंगे। हमें इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर दिया जाए, मतलब पूरा क्लेम रहने देंगे क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस हुआ होगा अकाउंटिंग। अच्छा, और अगर हमें इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर दिया जाए लेकिन बोल दिया जाए इसका 10 to 20% हिस्सा जो है वो लिमिट से एक्सीड करता है, तो मतलब आपने क्या, आपने 100% एक्सपेंस को एक्सपेंस माना हुआ है, यस, कहाँ पर, अकाउंटिंग में, तो बस आप जो 20% हिस्सा है उसको एड बैक करवा, ठीक। अब उसने कहा कि इंटरटेनमेंट का मतलब भी समझ लें, ऐसा ना हो कि आप कहीं और निकल जाए, ठीक है जी। इंटरटेनमेंट मीन्स द प्रोविजन ऑफ मील्स, आप जो खाते हैं, रिफ्रेशमेंट एंड रीजनेबल लेजर फैसिलिटीज, यानी फारिग औकात में जो गेम्स वगैरह अवेलेबल है, तो ये भी इसमें आ जाता है। इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेडिशन ऑफ बिजनेस एंड सब्जेक्ट टू ओवरऑल नॉर्म्स एंड कस्टम्स ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के नॉर्म्स में रहते हुए जितनी इंटरटेनमेंट पॉसिबल है वही इंटरटेनमेंट में शामिल है। किस चीज की, ऐसी बात है, वो बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है एसेट्स, किसको एंटरटेन कर रहे हैं, वो एम्प्लॉइज को, कस्टमर्स को, वो आपके डेप्रिशिएबल एसेट्स। अगर एक कार जो कि बिजनेस को रेंट कमा के नहीं दे रही लेकिन वो आपने कंपनी के डायरेक्टर को दी हुई है, तो वो इनडायरेक्टली एम्प्लॉय के यूज में कोई भी चीज आ गई, वो आपका असल में क्या है, बिजनेस यूज, ठीक। अब आप एक दफा इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में चले जाएं और वहां पर जाकर आप ग्रेचुटी को जरा रिकॉल करें, कोई वो ग्रेचुटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था रिसीव करने वाले की, यहां हम ग्रेचुटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं पे करने वाले।
जी बेटा, क्या पढ़ा, बताइए। पे करने वाले के लिए एग्जाम्ट है, या 3 लाख रुपए तक एग्जाम्ट है, या फिर तीसरा केस, हाँ जी, 75,000 और 50% द अमाउंट रिसीवेबल। ये तीनों केस किस किस के साथ है ना, पहले पहले पहला पॉइंट पढ़े, पहला पॉइंट यहाँ पे फुली एग्जाम्ट है, वो किसके लिए। उसके बाद अप्रूव, आगे ठीक है ना। तो अब आपके सामने ये मसला ये है कि एक इसका केस है सैलरी का, ठीक है, और एक इसका केस है इनकम फ्रॉम बिजनेस का। तो एक केस है रिसीव करने वाले के लिए और एक केस है पे करने वाले के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ रेसिपिएंट, ठीक है जी, और यहाँ पर बात कर रहा हूँ रेसिपिएंट कौन है, एम्प्लॉय, और यहाँ कौन है, पे करने वाला, एम्प्लॉयर। इसकी कौन सी इनकम है, इसकी कौन सी इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस, जवाब दे, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अप्रूव फंड, यानी ये ग्रेचुटी जो रिसीव करेगा सैलरी इन अ टैक्सेबल ऑन रेसिडेंट बेसिस, ये जो गवर्नमेंट बतौर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव करेगा या अप्रूव फंड से रिसीव करेगा, इसके लिए क्या है, एग्जाम। अब यहां समझने वाला मसला है क्या, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय के लिए ग्रेचुटी में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन वो पैसा कंट्रीब्यूट होते ही एम्प्लॉय के ऊपर ड्यू भी हो रहा है कि उसको पे करे, लेकिन सब पे नहीं किया। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर क्या करेगा, एक एंट्री पास कर रहा है, मतलब पैसे वो दे नहीं रहा, लेकिन जो पैसे उसने देने हैं वक्त गुजरने के साथ साथ वो पैसे क्या हो रहे हैं, मिच्योर हो रहे हैं। जितना टाइम गुजर रहा है, तो कोई भी एम्प्लॉय अगर जॉब छोड़ के जाएगा तो उसको पैसा देना पड़ सकता है। तो वो अकाउंटिंग में क्या कर रहा है, एक एंट्री पास कर रहा है, क्या एंट्री बना रहा है, ग्रेचुटी एक्सपेंस डेबिट, ग्रेचुटी पेएबल क्रेडिट, यानी साल भर में मुझ पर इतनी ग्रेचुटी पे करना क्या हो गया, ड्यू हो गया। लेकिन चूंकि अभी कोई एम्प्लॉय रिटायर नहीं हुआ, तो लिहाजा मैं उसको ये पे कब करूंगा, जब वो रिटायर हो। लेकिन एक साल गुजरने पर मुझ पर इतनी लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और वो मेरा क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस। तो एम्प्लॉयर ने यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करने वाले ने, ग्रेचुटी पे करने वाले ने इसका इफेक्ट ले लिया अपनी एसओसीआई, और इसका इफेक्ट कहाँ ले लिया, अपनी एसओएफपी। हमने कहा उसने, एम्प्लॉयर ने जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, उसने ग्रेचुटी को अपने लिए क्या माना, एक्सपेंस माना, किस बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस, पेमेंट बेस पर या लाइबिलिटी की नहीं, ड्यू होने की बेसिस, ड्यू होने की बेसिस। तो सवाल एक तरफ हम रिकॉल कर रहे हैं कॉन्सेप्ट सैलरी वाला, वो है रिसीव करने वाले की। तो अगर रिसीव करने वाला रिसीव करता है अप्रूव फंड से, तो उसके लिए अमाउंट क्या है, एग्जैक्ट।
ये हो गई उसकी बात। यहाँ हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूट करने वाले। कंट्रीब्यूट करने वाला कौन है? एम्प्लॉयर। जब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एक तरफ वो पैसा फंड में जमा करवा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बोल रहा है कि मुझ पर ये अमाउंट पे करने की क्या क्रिएट हो गई? लायबिलिटी। वो कहेगा ग्रेच्युटी एक्सपेंस डेबिट, ग्रेच्युटी पेबल। यानी उसने इस ग्रेच्युटी को अपना क्या माना? एक्सपेंस माना। किस बेस पर? अक्रूवल बेसिस। अब अगर वो कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूं तो वो जो सुनेगा बात को, मैं क्योंकि वो वाला हिस्सा मैं इसलिए ला रहा हूं ताकि आप इसको मिक्स ना कर जाए। असल में हमारा टॉपिक राइट साइड वाला है। अगर ये पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है कौन? एम्प्लॉयर। अप्रूव्ड फंड में। किसमें? तो इसके लिए ये एक्सपेंस है, लिख रहा हूं मैं एक्सपेंस। इसके लिए एक्सपेंस है किस बेसिस पर? अक्रूवल बेसिस पर। कौन सा एक्सपेंस? टैक्स एक्सपेंस। यानी अगर एम्प्लॉयर पैसा कहां कंट्रीब्यूट कर रहा है? अप्रूव फंड में, तो जैसा अकाउंटिंग में उसने अक्रूवल बेस पे एक्सपेंस मान लिया है, टैक्स में भी वैसा ही एक्सपेंस है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते वक्त ग्रेच्युटी को ऐड बैक करने की जरूरत नहीं। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस बना रहा हूं मैं, क्या? अनअप्रूव फंड। क्या बना रहा हूं? और नीचे लिख रहा हूं इफेक्टिव अरेंजमेंट और नीचे लिख रहा हूं नो इफेक्टिव अरेंजमेंट। ठीक है जी, क्या कहा मैंने बेटा? अगर आप बतौर एम्प्लॉयर पैसा कहां कंट्रीब्यूट कर रहे हो? फंड में, लेकिन वो फंड जो है वो कमिश्नर एफबीआर से अप्रूव नहीं, यानी उसकी आपने अप्रूवल नहीं ली। किससे? टैक्स डिपार्टमेंट से। तो फिर क्या होगा? तो फिर दो बातें अप्लाई होंगी। नंबर वन, कि क्या जब भी वो फंड पैसा पे करेगा, किसको? एम्प्लॉय को। जब भी वो फंड पैसा पे करेगा, किसको? एम्प्लॉय को। तो क्या वो पेमेंट करते वक्त टैक्स विद होल्ड करेगा? इफ आंसर इज यस, इट मींस दैट देयर इज इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स। अगर वो टैक्स विद होल्ड करेगा तो फिर ऐसे फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो भी आपको अलाउ है किस बेसिस पर? अक्रूवल बेसिस। एंड इफ देयर इज no effective arrangement of tax, then it will be allowed on cash basis। मतलब जिस साल आप पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जिस साल आप ये एंट्री बना के उसको अपना अकाउंटिंग में एक्सपेंस मान रहे हैं, फिर वो टैक्स के लिए एक्सपेंस नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपको? ग्रेच्युटी एक्सपेंस ऐड बैक करवा। तो फिर लेस कब करवाए? उस टैक्स ईयर में जिस टैक्स ईयर में एम्प्लॉय क्या हुआ? रिटायर हुआ और आपने उसको ग्रेच्युटी का पेमेंट कर दिया। यानी ये पेमेंट जो डिसअलाउ हो रही है किस बेसिस पर? अक्रूवल बेसिस पर। बाद में ये अलाउ हो जाएगी किस बेसिस पर? कैश बेसिस पर। लेकिन इसको हम इस तरह ट्रीट करेंगे कि हो सकता है इस साल हमने पैसे कंट्रीब्यूट भी किए और हो सकता है इस साल कुछ एम्प्लॉइज रिटायर भी हुए हों। तो ड्यूरिंग द ईयर जितना भी एक्सपेंस आपने चार्ज किया है कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको पूरा ऐड बैक करवा दें। और अगर इस साल कोई एम्प्लॉई रिटायर हुआ है और उसको कोई पेमेंट हुई है तो वो क्या करवा दें? लेस करवा।
लेकिन अगर आपको टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ कर रहा हो किस चीज पर, तो कुछ भी एड बैक करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेस करवाने की जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, तीसरा केस क्या बनेगा? तीसरा केस बनेगा इसके अंदर अप्रूव्ड, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, हालांकि मुझे सिर्फ स्कीम लिखना चाहिए। अप्रूव्ड एंड अनअप्रूव्ड स्कीम। अप्रूव एंड अनअप्रूव्ड स्कीम, आंसर है कैश। यानी अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें, स्कीम में, चाहे वो अप्रूव हो या, तो फिर आपको एक्सपेंस अलाउ होगा किस बेसिस पर, कैश। यानी अगर आपने साल भर में ये एंट्री बनाकर एक्सपेंस डेबिट किया है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या किया है, चार्ज किया, क्या करवा दें इसको, ऐड बैक। तो ये भाई अक्रूवल बेस अकाउंटिंग और कैश बेस अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जगहों पे काम आ रहा है। यानी आप, मैं दोबारा बोलता हूँ, आपने किसी भी अमाउंट को एक्सपेंस मान लिया है बगैर पे किए, कैसे, उसकी लायबिलिटी क्रिएट करके, इसको बोलेंगे अक्रूवल बेसिस। कि आपने पे तो नहीं किया लेकिन एक्सपेंस भी मान लिया, तो हम बोलते हैं अगर कंट्रीब्यूशन कहाँ गया है, अप्रूव पेंशन फंड में, अप्रूव ग्रेचुटी फंड में, तो जैसा अकाउंटिंग में एक्सपेंस वैसे टैक्स में एक्सपेंस। और अगर कंट्रीब्यूशन गया है अनअप्रूव फंड में, और जहां पर इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स था, आवाज नहीं आ रही मुझे, तो फिर तब भी आपको अलाउ है किस बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस। लेकिन अगर उस अनअप्रूव फंड के अंदर कोई इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स नहीं था, तो फिर वो एक्सपेंस आपको अक्रूवल बेस पे डिस अलाउ होगा, कैश बेसिस पे अलाउ हो जाएगा। तो अगर आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, अब मैं आपको सिखा के आ रहा हूं, देखिए ये फर्क सिखा रहा हूं, ये आप मिक्स ना कर दें। यहां पर अप्रूव स्कीम पहले आ रही है, पहले अप्रूव फंड आ रहा है, फिर अप्रूव स्कीम आ रही है, फिर बाकी केसेस आ रहे हैं आपके पास। कहां पर, सैलरी, सैलरी में आ जाए, दोबारा देख लें, ताकि ये दो पॉइंट्स आप अपने पास बना के इसको कंपेयर कर लें, ताकि आप देख लें मैं ट्रीटमेंट किसके लिए कर रहा हूं, एम्प्लॉय के लिए या एम्प्लॉयर के लिए। सेकंड नंबर पे क्या आ गया, अप्रूव स्कीम आ गई। और अप्रूव स्कीम में क्या था भाई, एग्जेम्प्ट अप टू ठीक है। और तीसरा केस क्या बना यहां पर, अनअप्रूव ठीक है जी। तो फिर वो आप जानते हैं दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स इसके अंदर, एग्जेम्प्ट अप टू रुपीज और 50% ऑफ अमाउंट receivable, whichever is ठीक है। और ये एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी उन चार केसेस में जो नीचे लिखे हुए हैं, इसकी एक्सेप्शन, यानी उनका फुल ग्रेचुटी क्या होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात देखिए, यहां अप्रूव और अनअप्रूव स्कीम को मिला दिया है, यहां अनअप्रूव फंड और अनअप्रूव स्कीम को मिला दिया। सैलरी वाले के लिए बात अलग अंदाज में हो रही है, और ग्रेचुटी पे करने वाले के लिए बात अलग अंदाज में हो रही है।
अब यहाँ पर रुककर मैं एक बात और क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आता है लेकिन क्योंकि टैक्स के अंदर चीजें इतनी ज्यादा है वो भूल भी जाते हैं इस बात। सर ये फंड और स्कीम में क्या फर्क होता है? ठीक है, फंड की बाकायदा के जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, जो आपका टॉपिक आ रहा है इनकम एक्सपेंडिचर, उसमें आप फंड अकाउंटिंग सीखें, आगे जाके आपने और तफसील सीखनी। आमतौर पर एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए एक और कंपनी बना दी जाती है। यानी आप एक बिजनेस है और आपके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो रहा है एम्प्लॉइज का, किसका? प्रोविडेंट फंड का, पेंशन फंड का, ग्रेचुटी फंड का। तो आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं यार इसको एक और इदारा बना दो जो इन सबको मैनेज करेगा, जिसको आप बोलेंगे फंड मैनेजमेंट कंपनी। समझे बात या नहीं? तो असल में आप पैसा जमा करवा रहे होते हैं एक नई कंपनी को जो आपने बनाई होती है, किसके लिए? अपने एम्प्लॉइज के लिए। वो कहलाती है फंड में। आपकी जेब से पैसा जा रहा होता है लेकिन वो जमा कहाँ रहा होता है? फंड मैनेजमेंट कंपनी के पास। वो कंपनी क्या करती है, वो पैसा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सेविंग्स है, वो कंपनी उसको आगे इन्वेस्ट करती है, उस पर पैसा कमाती है ताकि रिटायरमेंट के वक्त एम्प्लॉयज को पैसा मिल सके, ताकि उस पैसे का क्या हो सके, यूज हो सके। और उस यूज के अंदर डिफॉल्ट होने पर ये कंपनी जिम्मेदार ना हो, बल्कि वो कंपनी, ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको छोड़, ठीक है ना। तो आप बाज दफा इस तरह एम्प्लॉयज के फंड्स को मैनेज करने के लिए एक अलग कंपनी बनाते हैं। तो अगर आपने एक अलग फंड बनाया, वो फंड अप्रूव था, तो आपकी जेब से पैसा चला गया उस फंड में, लेकिन आपके ऊपर वो लायबिलिटी ड्यू हो गई, किसको पे करने की? एम्प्लॉय को। आपने इसकी दो एंट्रीज हैं, एक फंड में जाने की और एक ग्रेचुटी ड्यू होने की। मैंने आपके सामने ग्रेचुटी ड्यू होने की एंट्री बनाई। फंड में जाने की एंट्री क्या है? फंड डेबिट हो गया, कैशिया बैंक क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, सिंपल सी बात। और जो पैसा फंड में गया वो आप पर वाजिबुल अदा हो गया, किसको? एम्प्लॉय को। उसकी आपने एंट्री बनाई ग्रेचुटी, क्योंकि फंड में जाने का मतलब नहीं कि एम्प्लॉय को रिसीव हुआ, वो तो वहां जमा हो गया, सेव हो गया, ठीक है ना। बस वो अब वो आपका एसेट नहीं रहा, किसका एसेट बन गया? हाँ, लेकिन फंड जब उसको पे करेगा किसको? रिटायरमेंट के वक्त किसको? एम्प्लॉय को। तो आपके ऊपर से एक लायबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो आप अपने पास एक लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, क्या? कि जो जो पैसा मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ फंड में, उस पैसे को मैं अपना एक्सपेंस मानता हूँ और उसको पे करने की मुझ पे क्या हो रही है? लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, जब तक कि एम्प्लॉय रिटायर ना हो जाए। तो इसका मतलब आपने अगर ये वाली एंट्री बना दी तो आपने ग्रेचुटी को अपने बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट क्या माना? एक्सपेंस माना। किस बेसिस पर? अब आप अपने आप से सवाल करें, क्या मैंने पैसा अप्रूव फंड में कंट्रीब्यूट किया? सर यस। इट मींस अब मुझे कुछ भी ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा वो अकाउंटिंग में एक्सपेंस है वैसा। दूसरा ऑप्शन, सर मैंने पैसा अनअप्रूव फंड में कंट्रीब्यूट किया? यस, जवाब यस। तो उस पर एक और सवाल कि जब वो अनअप्रूव फंड वाली कंपनी बन रही थी तो जो उसका एक डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, आप पढ़ेंगे आगे क्या होगा, क्या उस डॉक्यूमेंट में ये बात लिखी हुई थी कि ये कंपनी जब भी इस फंड से क्या करेगी? पेमेंट करेगी, जो टैक्स विद होल्ड करेगी? तो अगर ये बात लिखी हुई थी तो इट मीन्स देयर इज इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स। इफ देयर इज इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स देन तो वो आपको जैसा अकाउंटिंग में एक्सपेंस बना वैसे ही टैक्स में एक्सपेंस बनेगा, कुछ भी ऐड बैक करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो अनअप्रूव फंड था और उसको कंपनी को बनाते वक्त आपने ऐसी कोई बात उसके मेमोरेंडम में नहीं लिखी, तो इट मींस दैट देयर इज नो इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स। अब इस केस में आपको ग्रेचुटी एक्सपेंस को ऐड बैक करवाना है और वो तमाम ग्रेचुटीज जो मेच्योर हुई है, पे हुई है इस साल, वो आपका एक्सपेंस है, उसको आपने लेस करवा देना। और अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट कहाँ कर रहे हैं? अप्रूव या, यानी आसान लफ्जों में सिर्फ स्कीम है, चाहे अप्रूव या ना अप्रूव, तो आपको हरगिज वो अक्रूवल बेस पे अलाउ नहीं है। आपको लाजमी उसको एड बैक करना है और फिर पेमेंट को करना है, लेस करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में ग्रेचुटी को एक्सपेंस मानने के लिए
ये 3 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और सैलरी में एम्प्लॉय की एग्जेम्पशन के लिए भी ये 3 बातें होनी चाहिए। उसमें उसने क्या किया, अप्रूव को अहमियत दी है सैलरी में, पेमेंट में उसने फंड को अहमियत दी। पहले दोनों फंड आ रहे हैं, अप्रूव और अनअप्रूव। उधर क्या आ रहा है, उधर किसको अहमियत दी, अप्रूव को। तो पहले अप्रूव फंड आ रहा है, फिर अप्रूव स्कीम आ रही है सैलरी। यहां इसने किस बात को अहमियत दी है, फंड को। चाहे सबसे पहले अप्रूव फंड, सेकंड नंबर पे अनअप्रूव। स्कीम को उसने बिल्कुल लास्ट में कर दिया। एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से उसने किसको अहमियत दी है, अप्रूवल को। पहले अप्रूव फंड को, सेकंड नंबर पे स्कीम को, और अनअप्रूव को बिल्कुल लास्ट में रख दिया, चाहे वो स्कीम हो या फंड। याद रहेगा ना। तो जरा इसको आप यहां से पढ़ लेंगे। क्या लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी और सुपर एनुएशन फंड। कंट्रीब्यूशन टू recognized provident fund, approved gratuity fund, and superannuation fund is allowable tax expense on accrual basis। ठीक है जी, जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है प्रोविडेंट फंड में, ग्रेचुटी फंड में, सुपर एनुएशन फंड में, वो आपका अलाउबल टैक्स एक्सपेंस। ठीक है जी। लेकिन अब बात आ रही है किस चीज की, कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव और अनरिकॉग्नाइज्ड फंड इज allowable tax expense if the person has made, यानी अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अनअप्रूव फंड में, तब भी वो आपका अलाउबल टैक्स एक्सपेंस है। किस बेस पर, बोल नहीं रहे आप लोग यार। allowable tax expense if the person has made arrangement, effective arrangement to secure that the tax is deducted from any payments made by the fund। ये बात जो मैंने बोली है, ये ग्रेचुटी के लिए भी है, ये प्रोविडेंट फंड के लिए भी है, ये सुपर एनुएशन, मतलब जो कंट्रीब्यूशन आपकी जेब से जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद एफबीआर का सर्कुलर 11 है 1980 का, ग्रेचुटी दैट इज नॉट अलाउड ऑन accrual basis shall be allowed when payment is made to an employee। तो पर जो ग्रेचुटी आपको accrual based एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं की जा रही, तो फिर वो अलाउ की जाएगी किस बेस पर, पेमेंट बेसिस पर। The said FBR circular is applicable in the following cases। मतलब इस FBR के सर्कुलर को आपको देखिए, 2 केस हो गए जिसमें आपको ग्रेचुटी एक्सपेंस के तौर पे अलाउ हो गई अक्रूवल बेसिस पर। एक अप्रूव फंड, दूसरा अनअप्रूव फंड विद इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स। तो फिर वो कौन से 2 केस बने जहां पर आपको ग्रेचुटी को क्लेम करना है कैश बेसिस पर। नंबर 1 अनअप्रूव फंड विदाउट इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ टैक्स, और दूसरा इसकी चाहे अप्रूव या अनअप्रूव। तो लिखा है द सेड सर्कुलर इज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस, अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड वेयर effective arrangement of for tax deduction at source does not exist। इफेक्ट ऑफ द, इन दोनों केसेस में क्या करेंगे, इस साल जो आपने एक्सपेंस चार्ज किया है किस बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस पर, उसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। मतलब प्रोविजन मतलब फ्यूचर में जो एम्प्लॉय रिटायर होते हुए दिखेंगे उनका प्रोविजन क्रिएट करना। तो आप जो इस साल आपने प्रोविजन क्रिएट किया है, क्या करेंगे, उसको आप एड बैक करवाएंगे। और जो इस साल आपने क्या की पेमेंट्स की, क्या करवा देंगे, उसको लेस करवाएंगे। तो इट मींस दैट expense in the above case is allowable tax expense on payment basis, cash basis। ये मैंने आपके सामने पूरी समरी यहां बना दी, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ठीक है। अगर ये आप इसी इधर कोई पेज खाली हो तो किताब में बनाना है, वरना रजिस्टर में बनाना है। तो रजिस्टर में तो आपको याद भी नहीं होगा, आपने लिख लिया होगा, किताब खुलेगी तो ठीक है। तो उसको यहाँ से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं।